कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब पूरा आसमान भारी लगने लगे, जब हवा में बेचैनी तैर रही हो और जब एक राष्ट्र अपनी सांसें रोककर किसी अनजाने तूफान का इंतजार कर रहा हो। यही बेचैनी उस दिन तेहरान की सड़कों पर महसूस की जा रही थी और यही बेचैनी इस कहानी की शुरुआत है। क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य टकराव की कहानी नहीं थी, बल्कि सत्ता, भय, महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की उस परतदार राजनीति की कहानी थी जिसने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। बारूद के इस ढेर की चिंगारी कई महीने पहले भड़की थी, जब क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर था। लंबे समय से इजराइल को आशंका थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, और यही आशंका धीरे धीरे अविश्वास में बदली, अविश्वास टकराव में, और टकराव युद्ध की दहलीज पर जा पहुंचा। युद्ध की दहलीज पर पहुंची ये स्थिति अचानक नहीं बनी थी। हवाई हमले, मिसाइलें, जवाबी कार्रवाई, इन सब ने दोनों देशों की सीमाओं को सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं रहने दिया, बल्कि आग की दीवार बना दिया। इसी दौर को अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने 12 दिवसीय संघर्ष का नाम दिया। 12 दिवसीय संघर्ष केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि वो संदेश था कि अब ये टकराव खुलकर सामने आ चुका है। सैकड़ों हमलों और जवाबी मिसाइलों ने ये साफ कर दिया कि मामला सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और वर्चस्व का भी था। वर्चस्व की इस लड़ाई में जब हालात नियंत्रण से बाहर होते दिखे, तब दुनिया की महाशक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप किया। उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कूटनीति विफल हुई तो सैन्य विकल्प खुले हैं। सैन्य विकल्प खुले हैं, ये वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि खेल अब बड़े स्तर पर खेला जाएगा। कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ, लेकिन शांति सतही थी। भीतर ही भीतर दोनों पक्ष अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। अगली चाल की तैयारी के बीच ईरान के भीतर भी हालात बदल रहे थे। आर्थिक प्रतिबंध, महंगाई और अस्थिरता ने आम लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया। जब रोटी महंगी हो जाए और भविष्य अनिश्चित लगे, तो सड़कों पर सवाल उठते हैं तो सत्ता असहज होती है, और यही असहजता देश के अंदर विरोध प्रदर्शनों के रूप में दिखने लगी। तेहरान और अन्य शहरों में लोग आर्थिक हालात और राजनैतिक नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाने लगे। आवाज उठी तो जवाब भी आया। सुरक्षा बलों की सख्ती, इंटरनेट बंदी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सीमित पहुंच ने हालात को और रहस्यमय बना दिया। बाहर की दुनिया उपग्रह तस्वीरों और खुफिया रिपोर्टों के सहारे अंदाजा लगा रही थी कि भीतर क्या चल रहा है। यही सवाल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी परेशान कर रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्टों ने फिर से परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठाए, जिससे कूटनीतिक बातचीत और तनावपूर्ण हो गई। तनावपूर्ण बातचीत के बीच दुनिया की नज़र जिनेवा और ओमान की मध्यस्थता पर टिकी थी। लेकिन कूटनीति और सैन्य तैयारी अक्सर समानांतर चलती हैं, और यही समानांतर रास्ते अंततः एक खतरनाक मोड़ पर जाकर मिल सकते हैं। खतरनाक मोड़ तब आया जब अचानक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों की खबरें आने लगीं। विश्लेषकों के अनुसार संभावित ऑपरेशनों की चर्चा होने लगी, जिन्हें कुछ रिपोर्टों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लाइन जैसे कोड नेम दिए गए। कोड नेम चाहे जो भी हों, उनका अर्थ स्पष्ट था: निर्णायक कार्रवाई। और फिर एक सुबह आसमान में असामान्य हलचल देखी गई। ड्रोन्स, लड़ाकू विमान और सटीक हमलों की खबरों ने क्षेत्र को हिला दिया। हिलते हुए क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये केवल शासन ढांचे पर हमला है या नेतृत्व पर सीधा वार? कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल थी, लेकिन वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया। भूचाल केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा। तेल बाजार में उछाल आया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर तनाव की खबरें आईं और निवेशकों ने सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख किया। जब 20% वैश्विक तेल आपूर्ति का रास्ता असुरक्षित लगे, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपती है। अर्थव्यवस्था कांपी तो कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हुईं। व्लादिमीर पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, जबकि चीन ने संयम बरतने की अपील की। संयम की अपीलों के बीच इंडिया ने संतुलित रुख अपनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय देशों से संपर्क कर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशें की। सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि पूरा क्षेत्र अनिश्चितता के साए में खड़ा था। एक ओर शासन परिवर्तन की चर्चा, दूसरी ओर प्रतिशोध की तैयारी, और इनके बीच आम नागरिक जो सिर्फ शांति चाहते थे।
शांति चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बड़े राष्ट्र टकराते हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आम लोग चुकाते हैं। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मानवीय और सबसे दर्दनाक पहलू है। और यही दर्दनाक पहलू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सैन्य समाधान सच में स्थायी शांति ला सकते हैं, या हर कार्रवाई एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देती है जो आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे हालात में कूटनीति ही एकमात्र समाधान है, या कभी-कभी सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य हो जाती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।